जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एएलपी का सेट डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई, और आज जो सेट है उसका डेट आप लोग सबसे पहले देख लीजिए ताकि आप लोग मिला लीजिए कि हम लोग जेन्युइन कंटेंट देते हैं कि नहीं। वो डेट है आपका 22/01/2019 और ये है आपका सेकेंड शिफ्ट आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 ये आपका मेंस का सेट है। 25 सवाल होते हैं। देखिए, किसी में 25 सवाल होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 28 होता है। तो सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे होते रहता है। और भाई जो आप लोग का एग्जाम लेता है, आप लोग का एग्जाम का वेंडर कौन है? टीसीएस। भाई तो टीसीएस देखो, टीसीएस मुश्किल सवाल को आसान बना सकता है, आसान सवाल को मुश्किल बना सकता है, सवालों का लेवल ऊपर नीचे कर सकता है। इसीलिए आप आज एक बात समझ लीजिए, अगर आपको रेलवे क्वालिफाई करना है, रेलवे का कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्निकल वाला कोई भी एग्जाम हो, तो आपको सिर्फ उसी एग्जाम का सेट नहीं लगाना है। ना, रेलवे या टीसीएस जितना एग्जाम लेता है सबका सेट लगाना है। तो हम आपको यहाँ करवाएंगे क्या, जैसे कि 10-15 सेट आपको दे देंगे एएलपी का, 20-25 सेट आपको दे देंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस वाला सेट दे देंगे, 15-20 सेट आपको ग्रुप डी का दे देंगे। तो इससे आपको ना ओवरऑल टीसीएस का मेंटेलिटी पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और वह किसी भी तरीके का सवाल आएगा, आपके पास पैटर्न रहेगा ना, आपके पास बेस रहेगा ना, तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। देखो, गांव घर में कहावत है कि हिम्मते दे मर्दा तो मददे दे खुदा। मतलब हिम्मत, पहले हिम्मत दिखाओ, मदद तो आपको कोई भी कर देगा अगर हिम्मत है तो। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है ना वो जंग से कम नहीं है, और जंग जीतने के लिए ना सबसे पहले हिम्मत, औकात ज़रूरी है। तो तुम लोग ना औकात में आ जाओ अपना, ठीक है, और दिखा दो टीसीएस को कि तेरा औकात क्या है, हम नौकरी ले सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। एकदम लिख लो ये बात तुम लोग। और इसी चैनल पे फोकस स्टडी विद अभी पे अभिषेक सर जो आपको कंटेंट दे रहे हैं जीएस का, मामूली दे रहे हैं जी, फ्री में दे रहे हैं, तो उसका क्या कोई मोल नहीं है? बहुत मोल है। वो कंटेंट आपको दे रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, सेगमेंट वाइज आपको बांट के दे रहे हैं जी, सब कुछ अलग अलग बांट के, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, आपको बांट के दे रहे हैं। तो आप ना थोड़ा सपोर्ट करिए। और ये 100-200 लाइक यार मत दिया करो, 50 लाइक मत दिया करो, उससे अच्छा 2 ही मत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई शेयर मार दो, उससे आप ही को फ़ायदा है। आप शेयर मारिएगा, आप लाइक कीजिएगा, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हमको कोई मोटिवेटर का ज़रूरी नहीं है, खुद हम लोग मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। और आपको भी कहते हैं कि आप भी सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपको क्या चाहिए, आपका परिस्थिति क्या है, आपका स्थिति क्या है, आपका आज क्या है, और आप कल कैसा चाहते हैं, तो उसके लिए ना आज फोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि बेड पर सूत के ऐसे फ़ोन देख रहे हैं मोटिवेशन वाला, लक्ष्मण सर का ऐसे वीडियो देख रहे हैं, मैथ वाला अभिषेक सर कैसे देख रहे हैं मैथ वाला, सूत के पसार के एकदम, तो वैसे नहीं होगा। समेट लो हाथ पैर और कॉपी पेन निकाल लो, सवाल यहाँ देंगे और पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ देखो, टाइम देखो, अप्रोच देखो, पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो। साला इतना डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हमको लगता है स्टूडेंट लोग हैं। चैनल भटक रहा है, टीचर मास्टर खेल रहा है। आज फलानवा का कोर्स लिए, कल ढकनवा का कोर्स लिए, परसों उसका कोर्स लिए, आज इसका कोर्स लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? अगर आप में काबिलियत है ना, तो आपको किसी का कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है ज़रूरत। और कितना लोग करता नहीं है भाई, घर में बैठ के हाथ पांव एकदम समेट के 8 घंटा 10 घंटा डेली बैठ जाओ ना, तो कौन सा सवाल है, कौन सा कंसेप्ट है जो तुमको याद नहीं होगा। चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, ईडी हो, सब का सब आपको समझ में आएगा। तो अपने से तो मेहनत करना है नहीं, बस बाबूजी का पैसा से कोर्स लेना है।
अचार डालो कोर्स लेके। वैसे आपका रेलवे एग्ज़ाम लेता है 3 साल पर, 4 साल पर, 5 साल पर। अभी 2023 में आपके पास आखिरी मौका है, ठीक है। इस साल आएगा वैकेंसी, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो 23 में अगर हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, तो 24 में वो लोग का जो परीक्षा है ना, उसमें वो लोग फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम गांठ बांध दो तुम लोग सबके सब, एकदम लिख लो कि मेहनत करना है तो करना है, और थोड़ा सपोर्ट करो। मतलब बढ़िया बढ़िया जो लोग तुम लोग के लिए फ्री में सब कुछ दे रहा है, एक एक कंटेंट को ढूंढ के ला रहा है, हम आपको जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं जी, ईमानदारी से आपको समझा रहा है। आप कोर्स मेरा देख लीजिएगा, एकदम ईमानदारी से रिकॉर्डेड। लाइव में तो खाली बकवास होता है, नहीं, बहुत मास्टर लोग को जानते हैं हम, ठीक है। तो देख भाई, तो एक लाइन में आपको डांटने का मकसद यही था कि आप पढ़िए बेहतर तरीका से। आप एग्ज़ाम अगर ALP का दे रहे हैं तो आप देखिए कि ALP से कैसा कैसा सवाल आता है, कहाँ कहाँ से सवाल आता है। पैटर्न को पहले एनालाइज करिए, पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा सेगमेंट आपका अच्छा है, कौन सा सेगमेंट पे आपका पकड़ नहीं है। और जिस पे पकड़ नहीं है उस पे पकड़ बनाइए, और जिस पे पकड़ है उस पे पकड़ बनाए रखिए, तब मिलेगा सक्सेस। ऐसे आलू जालू से नहीं मिले सक्सेस। क्या समझा? चलो बहुत हो गया। तो भाई वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, और आखिरी तक अगर मन करे, अच्छा लगे, हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना। और अगर कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत भर दो, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। आप लोगों का कंप्लेन था कंटेंट बाइलिंगुअल, लो हम बाइलिंगुअल लिख देते हैं हाथ से, तब तो समझेगा ना। गरियाएगा हिंदी में, किसी को गाली देना होगा तो हिंदी में, लेकिन कंटेंट चाहिए इंग्लिश में। मतलब डायगोनल मतलब विकर्ण आपको समझ में नहीं आता है, बाकी गाली सब समझ में आता है हिंदी में, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सब प्यार मोहब्बत का बात था। तो आज से आपका कंटेंट हो गया बाइलिंगुअल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सारे के सारे चीज़ कि क्या है क्या नहीं है। आप देखिए शुरू से लेके आखिरी तक भाई, डिस्ट्रैक्शन में मत पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, जहाँ से बढ़िया लगे वहीं से पढ़ो, और बेहतर तरीका से पढ़ के सिलेक्शन ले लो। मेहनत दमदार करो। देखो अगर तुमको सफलता एकदम ज़बरदस्त चाहिए ना, तो मेहनत भी साला हड्डी तोड़ होना चाहिए, हड्डी तोड़ मेहनत करो। ऐसा ना कि खा पी के एकदम पसर गए, पूरा फैल के एकदम पढ़ रहे हैं, बेड पे फैल गए तो पढ़ रहे हैं पूरा, ऐसे देख रहे बाबू, अच्छा ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। परीक्षा में मालूम चला सब खेला हो गया, कुछ समझे में नहीं है। तो उस लेवल पे तुम लोग मत जाओ, ठीक है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है यार, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है अभी के टाइम में, ठीक है। तो उसको थोड़ा रोको और बढ़िया से मेहनत करो। चलो क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका कहता है, पहला सवाल कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डायगोनल विथ 70 सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है जिसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, और उसका चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। कितना बेसिक सवाल आपसे पूछता है RRB ALP टेक में। देखिए समझा के बताते हैं फिगर बना के, जिसको समझ में आ गया उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है उनको भी समझना जरूरी है। तो आयत बोला है तो सबसे पहले आप जानिए आयत किस चिड़िया का नाम है। तो आयत एक ऐसा फिगर है जिसका लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए लंबाई और चौड़ाई दोनों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये दो चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्या क्या दिया है जिसका विकर्ण, देखिए डायगोनल, इसका विकर्ण कोना कोना कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और कहता है इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। विकर्ण दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। अब इन दोनों के सहारे लंबाई तक पहुंचना है, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो मेरे भाई समझो, आयत एक ऐसा फिगर है जिसका आमने सामने का दोनों
भुजा जो है समांतर होता है और हर एक कोण पे 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। जब आयत का एक विकर्ण को मिला देंगे तो जो आयत है आपका दो समकोण त्रिभुज में बदल जाएगा, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है, और जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में आपका ये क्या हो गया, कर्ण या विकर्ण। आप इसको आधार मान लीजिए और आप इसको ऊंचाई मान लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए, क्योंकि जहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर मिलता है या दो रेखा जब एक दूसरे पे लंब हो वहीं पे 90 डिग्री का जन्म होता है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली कि आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण बराबर। तो जी यहाँ विकर्ण दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम रूट को इधर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर हो जाएगा, और डी मेरा 17 है, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर मालूम नहीं, चौड़ाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एल लेंथ जो है मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको याद रखना है ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का विकर्ण 17 है और उसका कोई एक साइड 8 है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक कितना हो जाता है, 15, क्योंकि 8, 15, 17 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए लंबाई 15, चौड़ाई 8, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतना सा बात समझ में आया आपको, एकदम समझ में आया होगा। दूसरा देखिए एकदम बेसिक सा सवाल है, डेफिनेशन से सवाल है, परिभाषा से सवाल है, समझिए। ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज, अधिक कोण हमेशा होता है। जान लीजिए कि अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल से सवाल आया है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है एक्यूट एंगल से, रिफ्लेक्स एंगल से या राइट एंगल से सवाल आपका डाल दे। तो तीनों चीज़ आप समझ लीजिए जल्दी आराम से, है ना। देख भाई, इसको समझ गया होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बात को समझो। तो एंगल जो है कितना टाइप का होता है वो देखो। जो पहला वाला एंगल होता है वो होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल, इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। याद रखो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, अगर ये हमारा एंगल है और ये हमारा थीटा है, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, क्योंकि 0 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं बनता है, तो वैसा एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो हमारा वैसा कोण क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हमारा क्या है, न्यून कोण है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक सारा का सारा जो कोण है वो न्यून कोण में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आप समझिए, राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल, और इसी से आगे जाके बनता है राइट एंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो एंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो ऐसा एंगल, अगर ये हमारा एक एंगल है और इसका वैल्यू 90 डिग्री है, इस थीटा एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए तीसरा चीज़ जानिए, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है।
ऑब्ट्यूज एंगल, इसको कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। और यहीं से आपका सवाल है भाई, समझो, एक एक बात समझा रहे हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, अगर आप सिर्फ मैथ में 150 सेट लगा लिए ना समझदारी से, तो वैसे भी आपका सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सब कुछ, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है ऐसा कोण जिसका वैल्यू 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। तो अगर देखिए हम एक ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, ये एंगल का वैल्यू 130 डिग्री है, तो आपसे सिंपल सा बात पूछ दे कि इस एंगल का वैल्यू 130 डिग्री है, तो ये कैसा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, कैसा कोण है? तो ये अधिक कोण है। तो इसको हम नाम देते हैं थीटा। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, तो वो क्या है? अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और इसी से आपका सवाल है, अधिक कोण हमेशा होता है। देखिए आपके ऑप्शन में ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 45 के बराबर, बिल्कुल नहीं। 90 से अधिक, बिल्कुल सही। 90 से कम, एकदम नहीं। 90 के बराबर, तो ये क्या होगा? समकोण। 90 से जो बराबर है वो क्या होगा? समकोण। और जो 90 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण, ठीक है। और ये क्या होगा? न्यून कोण। और देखिए अगर कोई एंगल 45 डिग्री के बराबर है, तो ये भी हमारा किस में आएगा? न्यून कोण में आएगा। किस में आएगा? न्यून कोण में आएगा, एक्यूट एंगल में आएगा। सब कुछ समझ में आया? देख लो ध्यान से, तोड़ तोड़ के बता दिए एकदम बढ़िया से। इसमें कुछ नहीं था, आयत का क्षेत्रफल निकालना था, विकर्ण दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 3, 4 और 5, आसान सवाल है भाई। एएलपी का लेवल देखो एकदम आसान रहता है, चाहे वो CBT 1 हो चाहे वो CBT 2 है, फिर भी पता नहीं कैसे आप लोगों से एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है। वैसे मिस्टेक किसी भी इंसान से हो सकता है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में जो आप गलती करते हैं ना, उसको ब्लंडर कहते हैं, ब्लंडर, ठीक है। देखो सवाल कहता है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। एक जहाज जो है 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही है, तो 5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा भाई? ऑप्शन देखो, मीटर में दिया है, स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम सेकेंड में दिया है। पहले यूनिट का कॉम्बिनेशन बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? तो आंसर चाहिए हमको मीटर में। तो अगर मीटर में आंसर चाहिए तो हमको टाइम सेकेंड में और स्पीड मीटर पर सेकेंड में चाहिए। और स्पीड दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 1080 किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या बोले थे? 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया अब इतना मीटर पर सेकेंड। और चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय कितना है? 5 सेकेंड। तो 18/90, 18 छक्के 6 से, और आपका हो गया 6×5 30 और 5 तिहाई 1500 मीटर जो है 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा जहाज। समझ में आया? इस सवाल को देखिए, ये तो आपसे बन जाएगा ना 18% ऑफ 90% ऑफ 500। हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए 500 का 90% का 18% बराबर कितना? सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंपल तरीका से इसको आप कर दीजिएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? तो आप कर दीजिएगा 500 गुना 18% गुना 90% और बराबर कितना आएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ठीक है। और कुछ बचा 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया। 5 से 5 दूने 10, 2 9 18 और 9 9 81 आपका क्या आ गया गुरु? आंसर आ गया। 4 नंबर सवाल कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। घन का भुजा आपसे पूछा है, घन का भुजा। तो अब आपको हम सबको समझा देते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो लुड्डू का गोटी देख रहे हैं आप, ठीक है।
तो पहले एक फिगर बनाते, देखिए समझिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। समझा हुआ रहेगा ना गुरुदेव तो एग्जाम में परेशानी नहीं होत बा, और अगर नहीं समझा हुआ रहेगा ना तो वहाँ छत गिरने लगोगे। ये है आपका घन, क्यूब। क्या है ये? क्यूब है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? घन है। और मेरे लिए लूडो का गोटी जैसा आकृति का कोई भी फिगर जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, तो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3-4 चीज याद रखना है। पहला याद रखना है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब क्या होता है? बराबर है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, आयतन होगा ना, वो आपको याद रखना है 1 क्यूब। क्या? 1 क्यूब। जो इसका टोटल सरफेस एरिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो टोटल सरफेस एरिया, आप देखिए इसमें कितना सतह है, तो एक सतह ऊपर एक सतह नीचे, 2 सतह, एक दाएं एक बाएं, 4 सतह, एक आगे एक पीछे, 6 सतह है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 जो सतह है ना उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4a², ठीक है। देखो कैसे होता है, देखो भाई ऐसा ऐसा ना, ऐसा ऐसा 6 फलक होता है। लूडो गोटी में देखिएगा 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ रहता है इस पर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो सिंपल स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a²। और ऐसा ऐसा 6 है तो कितना हो गया? 6a²। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा ना तो नीचे का और ऊपर का भाग छोड़ दीजिएगा। लूडो गोटी को आप ऐसे उठाइए, यहाँ वाला भाग और यहाँ वाला भाग को छोड़ दीजिएगा, तो 6 सतह होता है इसमें, 2 सतह को छोड़ देना है तो कितना बचेगा? 4 सतह। यही होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। ऐसा ऐसा चार्ट हो तो 4a², ठीक है। इसका डायगोनल दिख रहा है ना, इसका डायगोनल होता है √3a। ये 3-4 चीज आपको मोटा मोटी क्यूब में याद रखना होता है, ठीक है। इसका विकर्ण इस कोना से लेके इस कोना तक कितना लंबा रड आएगा, ठीक है, उसका तो होता है √3a। पूछा क्या है कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब 4a² का वैल्यू दिया है 324, और a हम क्या माने हैं? साइड माने हैं, तो 4 से काटेंगे, 4 × 8 32, 4 × 4, a² का वैल्यू 81 है, तो a का वैल्यू डायरेक्ट कितना होगा? 9 होगा। और आपका 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका ईच साइड हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। अगर इसका वॉल्यूम पूछ देता तो 9 का क्यूब कितना? 729 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता वॉल्यूम, ठीक है। तो कुछ भी पूछेगा उसके लिए आपको ना साइड मालूम होना मांगता है। साइड मालूम होगा तो आप लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, वॉल्यूम सब निकाल दीजिएगा। समझ में आया? 3 सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है सवाल कि B and C फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। B और C जो है एक काम को 35 दिन में कर सकता है, जबकि A, B और C तीनों मिलके 17.5 दिन लेता है। तो हाउ मेनी डेज टेक A अलोन? A अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? हिंदी वाला भाई के लिए शॉर्ट में लिखा यार, बहुत हाथ दर्द देता है लिखते लिखते दोनों लैंग्वेज में, समझे? तो हम इसको ऐसे लिख दिए, B + C 35 दिन में, A + B + C मिलके 17.5 दिन, तो A अकेले कितना दिन? सवाल समझ गए? मेरा भावना भी समझो, ठीक है। देखो एकदम टाइम एंड वर्क का सवाल है, हलवा है। करना क्या है तो जी, यहाँ कैसे कैसे हो रहा है काम देखो। तो अच्छा पहले है B + C, तो B + C जो है लेता है आपका 35 दिन, और A + B + C लेता है 17.5 दिन। 17.5 दिन लेता है, दिख रहा है। 35 और 17.5 का LCM कितना? 35, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 35। B और C 35 काम को 35 दिन में करता है, इसका मतलब हर दिन एक काम करता है। 35 रोटी खाने में 35 दिन लेता है, तो B और C हर दिन एक रोटी खाता है। A, B, C जो है 17.5 दिन में 35 रोटी खाता है, मतलब हर दिन
2 रोटी खाएगा, हर दिन 2 रोटी खाएगा। अब ध्यान दीजिए, B + C कितना खाता है? 1। तो भाई B + C यहाँ भी 1 ही खाएगा ना, और तीनों मिलके कितना खाता है? 2। मतलब A भी कितना खाता है? 1। तो कहता है कि A अकेले कितना दिन लेगा? A अगर हर दिन 1 रोटी खाएगा तो 35 रोटी खाने में 35 दिन नहीं लेगा। एकदम सीधा सा बात है, 35 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? सिंपल तरीका, लॉजिक। इसी मेथड से ना सवाल बनाते टाइमर का भाई। लोग बोलते हैं कि ये मेरा आविष्कार है, कुछ आविष्कार नहीं है। बताएंगे चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो कि ई कहाँ से आया। कोई अजूबा चीज़ थोड़े है, 8वां अजूबा नहीं है, सब कैलकुलेशन का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 नंबर कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज इन प्रेजेंट एज इज 60 ईयर्स। चला इतना ईजी और इन है कि देख भाई, कहता है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना, जो जोड़ है ना, वो 60 साल है। बाप का उम्र बेटा का उम्र दोनों का जोड़ दिया, कितना मिला? 60 साल। अब से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:2 5:2 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? सवाल को जाने दिए, तेल लेने आप सुनिए। आज अगर आप 20 साल के हैं तो आज से 5 साल बाद आप कितना साल के हो जाएंगे? 15 साल का। तो अगर हम बोले कि आज से 5 वर्ष बाद, तो आज से 5 वर्ष बाद धरती पर जितना लोग है सबका ना उम्र बढ़ेगा 5 साल, कि नहीं बढ़ेगा? सबका बढ़ेगा। तो आज से 5 वर्ष बाद, तो अभी बाप और बेटा कितना साल का है? 60 साल का है। तो आज से 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? बोलेंगे 70 साल। कैसे? 5 साल बेटा का बढ़ेगा, 5 साल बाबूजी का बढ़ेगा, मतलब 5 साल बाद दोनों का उम्र का जोड़ कितना? 70 साल हो जाएगा। अब इसी 70 का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है ना, 5:2 दिया हुआ। 5 और 2 7 का वैल्यू कितना? 70। 7 का वैल्यू कितना? 70। तो 1 का वैल्यू 10। तो बाप हो जाएगा 50 साल का और बेटा हो जाएगा 20 साल का। कब? आज से 5 साल बाद। पूछा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगा? वर्तमान उम्र तो ये वाला जो उम्र है 5 साल आगे वाला है ना गुरुदेव। अभी अगर हमको उम्र चाहिए तो 5 साल घटा देंगे, इतना हो जाएगा। 15 साल का बेटा है, और अगर बाप का उम्र पूछता तो 5 यहाँ भी घटा के बोलते हैं बाबूजी 45 साल के हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए वर्तमान उम्र जोड़ के 45 और 15 60 साल नहीं होले बाबा? होले कि नहीं होले 60 साल? समझ में आया मामला आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। 4 सवाल है यार। 2019 में ना CBT 2 में ऐसा वाला सवाल, देखिए ऐसा वाला सवाल हर शिफ्ट में 1-2 सेम पैटर्न से पूछा है। हर शिफ्ट में 1 सवाल 2 सवाल, 1 सवाल 2 सवाल, 1 सवाल 2 सवाल, और एकदम अलजेब्रा का ये आसान सवाल है और हर एक शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो पहले इसी को तोड़ लेते हैं। कहता है कि A - B = 5। देखिए हिंदी वाला भाई, इफ मतलब यदि, एंड मतलब और देन मतलब तो। ठीक है, अब A को A ही लिखेंगे, इसको भी लिख देते हैं। इफ मतलब यदि, एंड मतलब और देन मतलब तो या तब, इसका मान क्या होगा? ठीक है, कहता है कि A - B = 5 और A × B = 24। A × B = 24। ठीक है, A में B को घटा के 5 लाया और AB को गुना करके 24 लाया, तो क्या आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये 8 और 3 होगा? 8 में 3 गया तो 5 बचा, और 8 3 24 बचा। इसका मतलब A हमारा 8 है और B हमारा 3 है। पूछा है A² + B², तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, कितना हो गया भाई? 73। कितना हो गया? 73। इसका क्या हो गया? उत्तर। ये आसान सवाल ना हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में 1-2, इसमें तो 2 सवाल है और सेम पैटर्न पे है। कहता है कि इफ A + B = 7 है
और a इंटू बी बराबर 12 है, ठीक है। a और b को जोड़ा तो 7 लाया और a और b को गुना किया तो 12 लाया। आप समझ गए होंगे कि ये कुछ और नहीं 3 और 4 है, 3 और 4 जोड़े तो 7 और 3 चौके 12। पूछा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? देखा, एकदम आसान सवाल है। 10 नंबर सवाल, बहुत ये इस सवाल को ना आप जिस तरीका से भी करिए समय लेगा, क्योंकि अगर आप समझदार हैं और किसी भी तरीका से करिएगा तो भी आपका थोड़ा सा समय लेगा। तो भाई 10 नंबर सवाल आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, कौन सा सही है। हमने चारों ऑप्शन सही कर दिया है, आपको 3 गलत कर देना है कि 3 ऑप्शन सर गलत है, 1 ऑप्शन सही है। तो इन 4 को करिए। करना क्या है, इसको और इसको चारों को जोड़ दीजिए और उसमें से इसको जो है घटा दीजिए, 1523 को घटा दीजिए। अगर आप इसको सिंपल तरीका से भी सोचते हैं ना, ऐसे जैसे कि हम अगर पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को इसीलिए हटा दें क्योंकि पॉइंट ऑप्शन देखिए 252 है, 239 है, 242 है, 248 है। तो पॉइंट को हटाने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको डिटेल में जोड़ना ही होगा। आप जोड़ लीजिएगा इसको, ठीक है, जोड़ घटा वाला सवाल है। इस पे आते हैं, पूछा है कि यूनिट डिजिट ऑफ इसका इकाई का अंक क्या होगा, किसका, 216 का पावर 85, 216 का पावर 85। तो देखते ही आंसर क्या मानिए, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। कैसे, कंसेप्ट समझिए। 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 4 ऐसा नंबर है जिसका पावर आप कुछ भी करिएगा, क्या करिएगा, पावर कुछ भी, इकाई का अंक हमेशा यही आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम करें 90 का पावर कुछ भी 85, तो ना इसका ना लास्ट में इकाई का अंक ना 0 जरूर आएगा। मान लीजिए कि है 221 का पावर हम कर दिए 408, तो ना इसमें ना इकाई का अंक पे 1 जरूर आएगा। मान लीजिए कि दिख रहा है ना, मान लीजिए कि इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा समझा हुआ रहेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, फ़ायदे में रहिएगा तो कायदे में रहिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए, मान लेते हैं कि 5 का पावर हम कुछ भी लिख दें 85 या 89, तो ना लास्ट में ना एक 5 इकाई का अंक जरूर आएगा। 6 का पावर आप कुछ भी लिख दिए 77, ठीक है, तो लास्ट में ना इकाई का अंक 6 जरूर आएगा। तो 0, 1, 5, 6 ये 4 ऐसा नंबर है जिसका पावर कुछ भी रहेगा ना, इकाई का अंक यही सब आएगा, ठीक है। तो देखिए 216 इकाई का अंक पूछा है तो मतलब भी रखेंगे इकाई का अंक से। 216 में 6 है और इसका पावर कितना 85 है, तो इसका इकाई का अंक में 1 6 जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, क्या रखें, याद रखें गुरुजी। समझे बात, समझ में आया? बाकी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, ये हम आपको बस एक मतलब क्या बोलते हैं मंत्र दे दिए कि भाई 0, 1, 5, 6 का पावर कुछ भी कर लीजिए, इकाई का अंक ना यही सब आएगा। 0 का पावर कुछ भी, इकाई का अंक क्या 0, 1 का पावर कुछ भी, इकाई के अंक के स्थान पर क्या 1 आएगा, 5 का पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी 6 आएगा यूनिट डिजिट के प्लेस पे। तो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है आपको? भाई शेयर करो, लाइक करो, और नया हो तो सब्सक्राइब करो फटाफट एकदम। और अच्छा बुरा जो भी प्यार मोहब्बत कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दो। ये बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है तो हम लोग ये पढ़ेंगे नहीं, सो TCS परीक्षा लेगा, फाड़ देगा एकदम,
ठीक है, टीसीएस फाड़ देगा एकदम, वो आपको ना ईटा गिनने का भी मौका नहीं देगा। टीसीएस टाटा का कंपनी, टीसीएस टाटा का ही ना भाई, जिसका भी होगा हमको मालूम नहीं है ना, जिसका भी है एग्जाम एकदम बहुत अच्छा एजेंसी है वो, ठीक है, फाइन है एकदम, लीक लाक का झमेला उसमें नहीं है। बाकी बात जो थोड़ा बहुत चोरी चमारी होता होगा उस साला को, जो चोर सेंटर वाला लोग होता है ना, वो लोग सब करवा देता है लीक, जहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ता है एग्ज़ाम में, वो लोग खेला करता होगा ज़रूर, ऐसा हमको लगता है, बट क्या जाने दो सब बात। देखिए ये सवाल को देखिए, आप अपना मेहनत करिए और पढ़ाई पे ध्यान देखिए। कहता है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 100 रुपये है। भाई इंग्लिश वाला के लिए भी पढ़ देते हैं। लिस्टेड प्राइस ऑफ अ गुड्स इज 100 रुपीज़ इफ गुड्स बाय एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। यदि वस्तु को 10% की छूट पे खरीदी गई हो तो द व्हाट प्राइस मस्ट बी सोल्ड आउट टू गेन 25%। कोई वस्तु का जो मार्क प्राइस है, चिन्हित कीमत है, जो उस पर लिखा हुआ है MRP, वो 100 रुपया है, और जो खरीदा है उसको 10% के छूट पे खरीदा है, और वो अब वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितना रुपया में बेचेगा? वेरी सिंपल है जी, ठीक है। देखिए 100 रुपया दाम है, देखिए 100 रुपया दाम है, ठीक है, और 10% का डिस्काउंट, तो 100 रुपया पे 10 रुपये छोड़ दिया, कितना में खरीदा? 90 रुपया में वो वस्तु को ले गया अपना दुकान पर। अब 90 रुपया में ले गया ना, तो अब वो चाहता है कि 25% का उसको फायदा हो। तो देख बाबू, एक बात समझ, परसेंटेज ना डायरेक्ट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 90 का 25%, 90 का 25%, और ऐसे भी आप समझो कि 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 90 को 1/4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.5 रुपया, 22.5 ही ना आएगा भाई, 22.5 रुपया आएगा। इसका मतलब 90 रुपया में बेचेगा तो वो 22.5 रुपया उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो 90 में 22.5 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 90 और 22.5 112 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर है। बोल कितना लोग नहीं समझा तो उसके लिए डिटेल में आओ, ठीक है। 100 रुपया उसका क्या है? MRP है। तो इतना तो बात समझ गया कि 10% का छूट है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा? 90 रुपया। 10% मतलब 100 का 10% कितना? 10 रुपया छोड़ दिया, 90 रुपये में वो खरीदा, पूंजी लगा। अब इस पर इसको प्रॉफिट चाहिए 25% का, ठीक है। तो भाई फायदा घाटा कहाँ से जोड़ते हैं? जितना पूंजी लगाते हैं, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमारा खर्चा होता है, वो वहीं से न जोड़ेंगे। हम कोई सामान को खरीदे 1000 में और हम उसको बेच दिए 1500 में, फायदे में रहे हैं। कोई सामान को हम खरीदे 1000 में, उसको हम बेच दिए 800 में, घाटे में रहे 200। तो फायदा घाटा कहाँ से जोड़ते हैं भाई? जो पैसा हम लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, जो कॉस्ट प्राइस जो हमारा होता है कि नहीं, वहीं से जोड़ते हैं। तो अब 90 पे इसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे लिख लीजिए, 90 का 25% कितना होगा, और 25/100 को क्या लिखेंगे? 1/4। 90 को 4 से भागा देंगे, कितना आएगा? 22.5 रुपया। मतलब 90 रुपया तो चाहिए, वो 22.5 रुपया ऊपर से फायदा लेगा। तो कितना में बेचेगा? 90 रुपया प्लस 22.5 रुपया, और 90 और 22.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 112 रुपया होगा। नहीं समझ में आया? इस सवाल को देखिए, कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 40 मीटर्स इन 3 सेकेंड। एक ट्रेन 45 मीटर का दूरी तय करता है 3 सेकेंड में, तो उसका स्पीड km/h में क्या है? तो भाई दूरी दिया हुआ है मीटर में, समय दिया हुआ है सेकेंड में, तो जो स्पीड निकल के आएगा वो क्या आएगा? मीटर/सेकेंड में। और मीटर/सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, और km/h से मीटर/सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं? तो यहाँ समझ लो बात को। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो यहाँ होगा 45/3, और ये क्या होगा? मीटर/सेकेंड। देखिए कैलकुलेशन आसान है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं।
तो 45 को 3 से भागा दी तो क्या आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ना मीटर पर सेकेंड में स्पीड नहीं चाहिए, हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुना कर देना। तो 18/5 से इसको गुना कर दो तो आपका हो गया 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। ए भाई कंफ्यूज मत होना। अब हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अब मान लो तुमसे यही सवाल पूछ दिया कि जो है एक ट्रेन का स्पीड है वो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड और एक ट्रेन का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो बता, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, तो बता दो कि कौन सा ट्रेन तेज है कौन सा ट्रेन धीमा है कि दोनों ट्रेन का बराबर स्पीड है। बहुत बेसिक सवाल है। तो आप 15 मीटर पर सेकेंड कह ले या 54 किलोमीटर पर आवर कह ले, ट्रेन का स्पीड जो है बराबर है। हम पहला केस में कहना चाह रहे हैं कि वो एक सेकेंड में 15 मीटर जाता है, हर सेकेंड में 15 मीटर जाता है। दूसरा केस में हम कहना चाह रहे हैं कि वो हर घंटा 54 किलोमीटर जाता है। कहने का तरीका अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, लेकिन जो ट्रेन का रफ्तार है स्पीड है ना वो बराबर है दोनों केस में। तो कल के डेट में ना ऐसा बेसिक सवाल भी डाल देगा TCS वाला ना, तो वहाँ डर मत जाना, अकबका के का दे दिया है कि नहीं। ऐसे मार देगा अरे ये 15 मीटर जाता है पर सेकेंड में 54 किलोमीटर जाता है तो ई वाला ज़्यादा होगा। नहीं पगला, यूनिट देखो, यहाँ सेकेंड है, यहाँ मीटर है, यहाँ आवर है, यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 सवाल हैं। पहले इस सवाल पे आते हैं। कहता है कि द CI ऑन सर्टेन अमाउंट ऑन 2 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि पर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 420 रुपया है। 420 रुपया ना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। कहता है कि फाइंड द SI एट सेम टाइम एंड सेम रेट। बोला कि उसी दर और उसी समय पर साधारण ब्याज क्या होगा। हिंदी वालों के लिए भाई ध्यान दो थोड़ा सा मेरे ऊपर। CI 420 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है इसी दर पर और इसी समय पर। तेरे दर पर सनम हम चले आए, ठीक है, कुछ नहीं होगा। सनम के दर पर जाओगे तो बेटा कुछ नहीं होगा। इसके दर पर आओ, कॉपी किताब, तब मजा आएगा। ठीक है, तो जी सवाल को बनाने का भैया कई तरीका बाजार में घूमता है। ठीक है, लेकिन हम जो कहेंगे वो कहेंगे आपको ना कि बस थोड़ा सा बेसिक भी जानिए और एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी जानिए। ठीक है, तो हम तो मेरे हिसाब से हम ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही तोड़ देते हैं। बट आप थोड़ा ये भी जानिए, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा। ठीक है, और समय बचाना है परीक्षा में, क्योंकि TCS परीक्षा ले रहा है। ठीक है, देखो भाई 10% का वैल्यू क्या है, एकदम वही वाला बता देते हैं जो बाजार में घूम रहा है। तो हम 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। इसका मतलब वो 10 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है, 11 रुपया। और ये काम ऐसे ही ना तुम लोग करता है भाई, 10 का 11, 10 का 11, 11 है 121 और 10 है 100। तो भैया 100 रुपया कितना हो गया, 121 रुपया। इसका मतलब 21 रुपया का वैल्यू कितना है सर, 21 रुपया का वैल्यू कितना है, 420 रुपया। ठीक है, 420 रुपया, तो 1 रुपया का वैल्यू कितना है, 20 रुपया है। ए भाई वाह, 1 रुपया का वैल्यू कितना है, 20 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना है, 20। तो 100 का वैल्यू तो 400 रुपया क्या था इसका, 400 रुपया क्या था इसका, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी आपका तरीका है। नहीं तो आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए। ठीक है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना भाई, आप ना परसेंट के हिसाब से समझिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर रहता तो 10% लगता प्लस 10% लगता, टोटल कितना लगता, 20% लगता।
सिंपल इंटरेस्ट रहता है, तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है, तो पहला साल तो 10% लगेगा और भैया दूसरा साल भी 10% लगेगा, लेकिन दूसरा साल पहले साल पे भी 10% लगेगा, तो 10 का 10% कितना, 1%, तो टोटल यहाँ कितना मिला 21%। और CI रहता तो कितना मिलता 1%। तो भाई इसी 21% का वैल्यू 420 है, बात वहीं पहुंच गया। 21 का वैल्यू 420 है तो 1 का वैल्यू कितना 20, तो 20 का वैल्यू कितना 400 रुपया हमारा क्या था गुरुदेव, सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट था। इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, अगर 400 रुपया अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है तो भैया ऐसे मिला होगा पहला साल 200 और दूसरा साल 200, लेकिन अगर हम कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे तो 200 का 10% भी हमको मिलेगा जो कि होगा 20। तो आप देख लीजिए 200 200 400 और 20, 420 रुपये हो जा रहा है, मतलब 400 एकदम क्या परफेक्ट आंसर है। कई तरीका है इस सवाल को तोड़ने का। ठीक है, इधर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर इसको मिटा देते हैं। इस सवाल पे आइए, कहता है कि पाइप A टंकी को 10 मिनट में भर देता है। देखो तो भाई दो पाइप है, एक A है और एक B है। A लेता है 10 मिनट, जबकि B जो है 15 मिनट का समय लेता है। B कितना लेता है 15, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना, बोल फटाक से 30, टोटल काम कितना 30, और दोनों काम कर रहा है भरने का। ठीक है, तो टेंशन खत्म करो। A जो है 10 मिनट में 30, मतलब हर मिनट कितना काम 30 मिनट काम करेगा। B जो है 15 मिनट 30, मतलब हर मिनट 2 काम करेगा। कहता है कि A जो है 4 मिनट बाद बंद हो जाता है, मतलब 4 मिनट तक ये काम किया। अगर 1 मिनट में 3 काम किया तो 4 मिनट में कितना काम किया 12 काम, तो 30 में से 12 काम हो गलू बाबा, कितना बच लो 18 काम बच लो। ठीक है, अब 18 काम करेगा कौन, A तो ऑफ हो गया, करेगा कौन B, और B जो है हर मिनट कितना काम करता है 2 काम, तो 18 काम करने में 18/2 9 मिनट का समय लेगा। कितना लेगा 9 मिनट का समय लेगा आपका। जी सरकार, ठीक है, जी सरकार 9 मिनट का समय लेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 16 17, ट्रेंगल ABC इज राइट एंगल। ट्रेंगल ABC कैसा है भाई, इसको बोलते हैं समकोण है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री और सेक B आपसे पूछा है। ट्रिगो का सवाल है, तो आपको समझने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, नाम दिए A B और C। तो एंगल A हमारा कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। समकोण हम एंगल A को रखें क्योंकि C दिया है और B का वैल्यू पूछा है, तो भाई 90 डिग्री का वैल्यू कभी भी पूछता नहीं है इधर से। ठीक है, तो एंगल C हमारा कितना है 30 डिग्री। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है और कोण C हमारा 30 डिग्री है, तो कोण B कितना बचेगा गुरु 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है सेक B यहाँ से देखने के लिए, और सेक B की जगह पर कितना रखेंगे सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है चार्ट में, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और cos का उल्टा क्या होता है सेक, मतलब सेक 60 डिग्री कितना 2, क्या होगा भाई 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पे, साला तार इतना फंसता है ना। 16 नंबर सवाल पे कहता है कि इफ यदि 4x + 5 = 3x + 11 का जो वैल्यू दिया है वो 13:17 है, देन तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो अनुपात मतलब भागा, मतलब हम इसको लिखेंगे 4x + 5 अपॉन 3x + 11 बराबर 13 कितना 17, 13/17, इसको 17 कर लेते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुना तिरछी गुना, ध्यान में कैंची गुना करो, कैंची गुना। तो 17 चौके 68x + 17 × 5 = 85, 13 तिहाई 39x + 13 11 है, तो 13 × 130 और 13 × 13 143,
143। ठीक है भाई, जनाब मेरे राजा मेरे हीरा, देख लो भाई मेरे। ठीक है, तो 68 में 39 गया, 18 में 9 गया 9, x का x बचेगा, और 5 में 3 गया 2, 29 बचा, और 143 में 85 जाएगा, तो 13 में 5 गया 8, और यहाँ बचा 3, 13 में 8 गया तो 5, 58, 29 दूना 58, x का वैल्यू कितना मिला गुरुदेव? 2 मिला। अब इसका वैल्यू हमसे पूछा है, इसका अनुपात रख दीजिए x के जगह पे 2, तो 5 दूना 10 और 4 14, अनुपात 4 दूना 8 में 1 गया 7, 14 अनुपात 7, मतलब इसको काट देंगे तो कितना? 2 अनुपात 1 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? 17 नंबर सवाल, 1373 का पावर 36 प्लस 1442 का पावर 20 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? इस सवाल का आंसर ना भाई कमेंट करना। अब मेरा हाथ थक गया है पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थक गए हैं एकदम, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 17 से आगे जो आपका सवाल था वो बिल्कुल भी खतरा नहीं था, एकदम हलवा हलवा सवाल था, और 2-3 सवाल आपका DI से था, तो इस बोर्ड पे DI बनाना खतरा से खाली नहीं है। तो भाई मेरे आज का सेशन आपको कैसा लगा? हाँ, इसका आंसर कमेंट में करिएगा, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं बाबू। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना होगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल को ना गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं, और आपका गोल्डन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, नहीं तो मजाक में मत लेना। ठीक है, तो भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी ना इसके बाद हम लोग और सारा वीडियो लाएंगे, ALP के, CBT 1 CBT 2, ग्रुप D, NTPC, पूरा फाड़ चीड़ के रख देंगे एकदम। रेलवे को कसम से बता रहे हैं, एकदम कसम उड़ान छल्ले की एकदम फाड़ देंगे पूरा रेलवे को। चाहे उसका एग्ज़ाम TCS ले, चाहे कोई एलन मस्क ले, कोई दिक्कत नहीं है, फाड़ देना तो फाड़ देना, बस तुम लोग का साथ चाहिए हमको। गणित मेरा जिम्मा, GS अभिषेक सर का जिम्मा। बात समझ में आए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इजाज़त दो। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और अपना पढ़ाई में व्यस्त रहना, ना कि वेब सीरीज में व्यस्त रहना है तो कूचेंगे धर के हम। ठीक है, पढ़ो बढ़िया से। जय हिंद।